नमस्कार बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम इसी कविता की 100% व्याख्या कर चुके हैं। साथ में दोनों कविताओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर समझने का प्रयास कर चुके हैं। आज हम अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझने जा रहे हैं। उत्साह कविता का हमारा पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, क्यों? कवि ने बादलों को फुहार या रिमझिम बरसने के लिए बात नहीं कही बल्कि गरजने की बात कही है। तो पूछा गया है कि ऐसा क्यों कहा गया। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मानना है कि बादल जो है वो क्रांति उत्पन्न करने के सूत्रधार हैं, इसलिए वह उन्हें गरजने और बरसने के लिए बुलाते हैं, रिमझिम करने या केवल बरसने के लिए नहीं। क्योंकि कवि का मानना है कि बादल की गर्जन तर्जन मनुष्यों में जोश, उत्साह और उमंग को उत्पन्न कर सकती है। और यदि बादल फुहार करेंगे, रिमझिम या हल्की वर्षा करेंगे तो इससे लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कवि लोगों के दुखों को दूर करने के लिए बादल से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि बादल जो हैं वो क्रांति दूत के रूप में आए और लोगों के दुखों को दूर करें। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? बच्चों, किसी भी रचना का जो शीर्षक है वो महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक से ही रचना की पहचान होती है। शीर्षक से ही हम समझ पाते हैं कि इसके अंदर की कथा वस्तु क्या होगी या किस प्रकार की होगी। यही बात यहाँ पर कवि ने पूछी है कि शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। अब उत्साह शब्द आते ही हमारे मन में उसके जो अर्थ हैं, पर्याय हैं, वो घूमने लगते हैं। जैसे जोश आना, उमंग आना या प्रफुल्लित होकर उछलना कूदना, ये सारे उत्साह में शामिल हो जाते हैं। तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादलों को उमड़ता हुआ देखकर प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु जोश, उमंग और उत्साह से भर जाता है। दूसरी ओर बादल की गर्जना सामाजिक क्रांति का भी प्रतीक है। यह लोगों में उत्पन्न जोश को भी सूचित करता है। लोग बादलों को देखकर झूमने लगते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का रोमांच उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कविता का जो शीर्षक उत्साह है वो सर्वथा उचित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? किन किन अर्थों की ओर संकेत किया गया है? जब हमने कविता पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि कविता में बादल का वर्णन जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में किया गया है। दूसरा, बादलों का वर्णन उत्साह और संघर्ष के भाव उत्पन्न करने वाले कवि के रूप में भी किया गया है कि नई रचना ऐसी रचना करे जो लोगों में उत्साह भरने वाली हो, लोगों को प्रेरित करने वाली हो। अंत में बादलों का वर्णन लोगों के दुख और पीड़ा को दूर करने वाली शक्ति के रूप में भी किया गया है कि सभी के दुखों को दूर करे। जो भीषण गर्मी से यह धरती तप रही है, उसकी तपिश, उसकी गर्मी को शांत करे। इसलिए यहाँ पर बादलों को अनेक अर्थों में लिया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। हमें कविता से उन शब्दों को छांटना है जिनमें ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। वो शब्द हमें लिखने हैं जिससे नाद सौंदर्य जो है वो हमें महसूस होता है, वो हमें बताना है।
तो हमने यहाँ पर देखा था कि आरंभिक जो पंक्तियाँ थी उन्हीं में था कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। दूसरे हम इसमें कह सकते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले, और वज्र छुपा नूतन कविता। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले हैं। इन शब्दों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। निराला जी की जो अगली कविता है अट नहीं रही है, उसके अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों की का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। वो कौन सी कविताएं हैं जिनसे छायावाद की जो खास विशेषताएं हैं वो सामने आती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता प्रकृति वर्णन द्वारा कवि के मन के भावों का भी वर्णन करती है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा हम देख सकते हैं। कविता की जो आरंभिक पंक्तियां हैं इनको हम देखेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो। यहाँ तक हम देख लेते हैं। इसमें जो कवि हैं उन्होंने कहा है कि इन पंक्तियों में बताने की कोशिश की है कि सांस लेना, घर घर भरना व नभ में उड़ने का जो प्रयास है, ये तीनों स्थितियां न केवल फागुन मास के कार्य व्यापार पर सही बैठती हैं, अपितु मानव मन पर भी इसका विशेष प्रकार का आरोपण होता है। मानो मानव मन के लिए ही कही गई हों। अतः उक्त पंक्तियां छायावाद की इस विशेषता को पुष्ट करती हैं कि छायावाद कविता अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य स्थापित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन के महीने का हमने यहाँ पर कविता के माध्यम से जो सौंदर्य पढ़ा, उसमें हमने देखा कि बड़ा ही मतवाला माहौल होता है, चारों ओर सुंदरता होती है, खुशबू बिखरी होती है, और उसको हम लगातार अविराम देखते रहने का प्रयास करते रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहने की फागुन का महीना बड़ा ही मतवाला होता है, मस्ती से भरा होता है, सुंदर और शोभाशाली होता है। इस महीने में प्राकृतिक वातावरण में रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधों पर हरे लाल पत्ते दिखाई देते हैं। खेत खलिहान और बाग बगीचों में भी प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है और हमारी दृष्टि को अपने ओर आकर्षित कर लेती है, हमारी नज़रें उससे हटती नहीं हैं। और जो सामान्य व्यक्ति होता है वो भी पेड़ पौधों और लाल लाल कोपलों तथा हरे पत्ते से लदे हुए वृक्षों को देखकर आनंदित हो उठता है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। हमारा अगला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? जिन शब्दों के माध्यम से, जिन रूपों के माध्यम से कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है उसको हमें यहाँ बताना है कि इस कविता में कौन कौन से उदाहरण लेकर, कौन कौन सी बातें लेकर या किस तरह से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया। तो हम कह सकते हैं कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है। फागुन के महीने में हर दिशा में सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है, चारों ओर सुंदरता व्याप्त रहती है, सभी पेड़ पौधों पर लाल लाल कोपले और हरे पत्ते लग जाते हैं, फूलों की सुगंध के कारण पूरा वातावरण महक उठता है, चारों ओर फूलों की जो खुशबू है वो बिखरी हुई होती है, सर्वत्र सुंदरता और मादकता का वातावरण छाया रहता है। कहीं फागुन सांस लेता हुआ दिखाई देता है तो कहीं वह पक्षियों के रूप में उड़ान भरता हुआ दिखाई देता है। सभी प्राणियों पर, मनुष्यों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव, विशेष प्रकार का जादू छाया हुआ होता है और उसी फागुन की सौंदर्य की जो मस्ती है वो उसमें सराबोर रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? यहाँ वो बातें बतानी हैं जो दूसरी ऋतु हमारी जो हैं, षड ऋतु हैं, जो 6 ऋतु हैं, उन 6 ऋतुओं में से फागुन के महीने की जो
बात है उसमें क्या कुछ कहा गया है, वसंत ऋतु में क्या कुछ होता है, वो सारी की सारी बातें हमें यहाँ बतानी हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फागुन के महीने में चारों ओर मस्ती छाई रहती है। इस ऋतु के आते ही पेड़ पौधे नए पत्तों से, हरे लाल किसलई पत्तों से लद जाते हैं। उन पर भांति भांति के रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। चारों ओर सुगंधित वातावरण का संचार होता है। यही नहीं, फागुन की जो बसंत ऋतु लोगों में उल्लास और मस्ती उत्पन्न करती है, वो देखते ही बनती है। यहाँ तक कि पक्षी और जो दूसरे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी इस ऋतु में बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। इस प्रकार का उल्लासमय वातावरण अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से सर्वथा भिन्न होती है। बच्चों, यहाँ हम फागुन के महीने में अर्थात बसंत ऋतु का जो वर्णन है, उसका सौंदर्य यहाँ पर बता सकते हैं। हमने कवि देव की जो कविताएं पढ़ी थी, उसमें भी बसंत ऋतु का जो वर्णन था वो पढ़ा था। तो इसी तरह से हम जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन यहाँ पर हम बता सकते हैं। कविता का अंतिम जो प्रश्न है वो है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। काव्य शिल्प, शिल्प निर्माण। अब कविता के निर्माण की में जो जो विशेषताएं निराला जी ने ली हैं, उनको हम यहाँ पर बताएंगे कि किन किन बातों को लेकर निराला जी ने अपनी कविताओं को प्रभावी बनाया है, चमत्कृत किया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प का जो अर्थ है वो कला पक्ष है, कि कौन सी कलाएं, कौन सी बातें हैं जिनको लेकर ये कविताओं में उनको उनकी जो विशेषताएं वो देखते ही बनती हैं। तो इसे हम अभिव्यक्ति पक्ष भी कह सकते हैं, कि जिस तरह से कवि ने अब यहाँ पर अभी अपने विचार, अपनी भावनाओं को सौंदर्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, उसको हम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में संस्कृत निष्ठ तत्संप्रधान साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कवि का शब्द चयन सर्वथा उचित और सटीक होता है, लेकिन कहीं कहीं वे ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कवि ने इन कविताओं में नाद सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा है। गीति शैली की सभी विशेषताएं, यथार्थ, संक्षिप्तता, अनुभूति, गेयता और प्रवाहमयी भाषा इन कविताओं में देखी जा सकती है। यही नहीं, छायावादी कविताएं होने के कारण कवि ने सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया है। मुक्त छंद में रचित इन कविताओं में निराला जी ने अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, विशेषोक्ति तथा मानवीकरण अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। जब हमने अट नहीं रही कविता पढ़ी थी, तो उसमें हम इस काव्य पंक्तियों को देख सकते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो। यहाँ पर अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है। यहाँ प्रकृति का जो मानवीय रूप है वो देखते ही बनता है। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की विशेषता यही है कि वो शब्दों का इस तरह से चयन करते हैं कि उनमें हमें संगीत की का वो लगता है कि जैसे संगीत बज रहा हो। तो यही सारी सारी बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो कविताओं के प्रश्नोत्तर थे अभ्यास के, ये पूरे होते हैं। आशा आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, वो एक मार्गदर्शन के रूप में आपके सामने आते हैं। उनको केवल आपको एक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप किस तरह से प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिख सकते हैं। बाकी जो परीक्षक होता है वो आपके बौद्धिक स्तर को, आपके विचारों को देखता है कि आपने उस कविता को, इस रचना को या उस पाठ को कहाँ तक और किस स्तर तक समझा है, और वो उसी के अनुरूप आपका मूल्यांकन करता है। बच्चों, अगली वीडियो में हम अपनी इसी पुस्तक की जो बाकी की रचनाएं हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे तथा अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।